बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड लास्ट डेज चल रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सबको पता है कि प्रोनाउंस पर हम पहले ही लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। इसके साथ हमने व्हाट्सएप ग्रुप में इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे, बट आप सबके कन्फ्यूजन्स को देखते हुए मुझे लगा कि ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन में आप लोग को बहुत ज़्यादा मसला है, तो इस पर वीडियो ज़रूर होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम 20 रूल्स पढ़ेंगे कि कहाँ पर आपको सब्जेक्टिव एंड कहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउंस यूज़ करनी है। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस किन्हें कहते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव नाम से बता रहे हैं कि वो प्रोनाउंस जो नाउन के बजाय एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे, ठीक है, उनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहेंगे। और वो प्रोनाउंस जो इंस्टेड ऑफ नाउन या रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन के तौर पर ऑब्जेक्ट एज अ सेंटेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यूज होंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज होंगे, उनको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई हैव अ बिग चॉकलेट बार, तो ये आई हमारा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। एंड इसी तरह जो हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है, अली गेव मी अ कैमरा, ठीक है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है बिकॉज ये रिसीव कर रहा है वर्ब के एक्शन को। सेम हेयर, टेक अ पिक्चर ऑफ हिम इज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बच्चों, आपको केसेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउंस अच्छे से पता होनी चाहिए। ये जो एक छोटी सी चार्ट मैंने यहाँ पर की है अपलोड, ये आप सबको फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसके अंदर कन्फ्यूजन होगी ना, तो फिर आपके लिए अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। आप गौर से देखिए, सब्जेक्ट आई होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव माई तो पोजेसिव प्रोनाउन माइन, ठीक है। इसी तरह आप लोग पोजेसिव एडजेक्टिव में अगर गौर करो तो आप लोगों को विदाउट एस मिलेंगे, जैसे योर योर्स, हिज, हर हर्स, इट्स, आर्स, योर्स, देयर्स, ठीक है। तो एक क्लू आपको मिलता है कि पोजेसिव एडजेक्टिव में अगर योर है तो वो विदाउट एस होगा, और पोजेसिव प्रोनाउंस में योर विद एस होगा। इसी तरह आप लोगों ने ये चीज़ भी गौर से देख लेनी है कि शी का हर होता है, ही का हिम होता है। अक्सर बच्चे इसको हिज कंसिडर करते हैं। हिज इज बेसिकली पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस ऑफ ही। हिम इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ ही, ठीक है। तो इस चार्ट को आप लोगों ने फिंगर टिप्स पर कर लेना है। फिर बच्चों, आपको एक पता होना चाहिए कि पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे अभी हमने देख लिया कि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। इसी तरह अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो बच्चों, पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन को यानी आर यूज टू डिस्क्राइब हु समथिंग बिलोंग्स टू, ठीक है, कि कौन इस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, ये बताने के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं, योर डॉग इज़ वेरी फ्रेंडली, ठीक है, तो हु द डॉग इज़ बिलोंग्स टू योर से। इसी तरह इट्स कलर इज़ ब्राइट रेड, तो यहाँ पे इट्स है, और हाउस इज़ नियर द पार्क, तो ये आर यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या करेंगे कि ये नाउन को रिप्लेस करेंगे और शो करेंगे ऑनरशिप को, ठीक है। जैसे देखिए, द बुक इज़ माइन, ठीक है, पोजेशन शो हो रही है बुक की मेरे साथ, तो इसलिए मैंने माइन यूज किया, ये मेरा पोजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह देयर्स, हेयर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउंस है। बच्चों, आप लोगों को अब आइडेंटिफाई कैसे करना है कि पोजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है और पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक आपको बताती हुई चलती हूँ कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा ना, ये हमेशा बिफोर अ नाउन यूज होगा टू इंडिकेट एन ऑनरशिप, ठीक है। दे आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट ऑनरशिप। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल्स में देखा कि योर, इट्स, आर, तो ये हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल हुए हैं और पोजेशन को शो कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउंस जो होंगे ये अलोन भी स्टैंड कर सकते हैं, और ये रिप्लेस करते हैं नाउन को एक ऑनरशिप को शो करने के लिए। जैसे देखिए, द कैट इज हर्स, हर्स यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है कैट के लिए, ठीक है, और ये हर्स आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के एंड पर यूज हुआ है, ठीक है, और ये अलोन भी रह सकता है, ठीक है। हर हेयर इज वेरी, इस तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों को, आप आगे देखो तो पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस कितनी होती हैं, 3 पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस होती हैं। पहली पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है हमारा आई और वी होता है, ये फर्स्ट पर्सन से हमारी मुराद होती है द स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन में हमारे द पर्सन स्पोकन टू, जिनसे हम बात कर रहे हैं, यू, योर्स। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस वो होते हैं कि जिस चीज़ या जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ही, शी, इट एंड दे। बच्चों, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ना, इनके अंदर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इनके 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनके अंदर 3 जेंडर्स होते हैं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा या न्यूट्रल होगा, जैसे ही, शी, इट या दे।
दे तो बाद में प्लूरल में आ जाता है, लेकिन ही, शी और इट। इसी तरह इट टॉक अबाउट टू नंबर्स, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इसके दो केसेस होती हैं, मेजरली सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अब अगर हम पोजेशन यूज करते हैं तो हम या उसे एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं या उसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। एज अ सब्जेक्ट हम उसे किधर यूज करें, नाउन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव में। एज एन ऑब्जेक्टिव हम उसे पोजेसिव प्रोनाउंस में यूज करें। तो मेजरली टू केसेस होती हैं प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस की। बच्चों अगर अब हम आगे देखें, अच्छा नहीं, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस की बात हो रही है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउंस की दो ही केसेस होते हैं, या वो सब्जेक्टिव के तौर पर आ सकते हैं या वो ऑब्जेक्टिव के तौर पर आ सकते हैं। ही या हिम, शी या हर, ठीक हो गया। अब बच्चों रूल नंबर 1 क्या है, जब आपको प्रोनाउंस के एमसीक्यूज देखने हैं और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस को देखना है, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि व्हेन अ प्रोनाउन इज फॉलोड बाय अ वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, एक्सेट्रा। जब कभी भी प्रोनाउन को ये वाले टू बी वाले वर्ब्स फॉलो करेंगे ना, तो आपने हमेशा एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऐड करना है। जैसे आप देख सकते हैं, द स्टूडेंट ऑफ द ईयर इज मेरा एक टू बी वर्ब आ गया, तो इसके बाद जो मैं प्रोनाउन यूज करूंगी वो सब्जेक्टिव होगा, ही या शी, ठीक हो गया। रूल नंबर 2 देखें तो व्हेन वर्ड देन इज फॉलोड बाय प्रोनाउंस, देन एड सब्जेक्टिव केस इन केस ऑफ सब्जेक्ट्स कंपैरिजन, व्हाइल ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंपैरिजन। गौर से इस बात को सुनिएगा बच्चों, जब हमारे देन इस्तेमाल होगा सेंटेंस में तो ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। बट अगर हमारी कंपैरिजन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होगी तो हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउंस यूज करेंगे देन के बाद। अगर हमारी कंपैरिजन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट होगी तो हम अपनी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को यूज करेंगे। अब आप लोगों ने थोड़ी सी अटेंशन देनी है, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ही लाइक्स हर मोर देन हिम, ठीक है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ही के बाद हमें पता चल गया लाइक्स मेरा वर्ब लग गया, और वर्ब के बाद हर मेरा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन आगे शो हो रही है मोर देन हिम। अगर देखें हर के साथ आगे ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन शो हो रही है, तो हम कहेंगे ही लाइक्स हर मोर देन हिम। अब अगर आप यहाँ पे देखें, शी इज स्मार्टर देन ही, ठीक है। अब आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ही यूज हुआ है ना, ये बेसिकली सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन है, क्योंकि अगर मैं सेंटेंस को गौर से देखूं तो शी इज स्मार्टर देन ही इज, ठीक है। यहाँ पर एक मेरा जो फ्रेज क्लॉज था खत्म हुआ, और यहाँ पर दूसरा क्लॉज है देन ही इज, तो दूसरे क्लॉज का ये ही जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ये ही आएगा, हिम नहीं आएगा। तो आपने बहुत ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना है, फिर आपने देखना है कि क्या वो अलोन स्टैंड कर रहा है, क्योंकि अक्सर केसेस में एलिप्टिकल क्लॉजेस की दी होती हैं। जैसे ये एक एलिप्टिकल क्लॉज है, इसके अंदर हिडन मीनिंग है कि इज लगा हुआ है, बट एज सच हमारे सामने सुपरफिशियली इसको मेंशन नहीं किया गया। जैसे देखिए ही इज स्मार्टर देन ही, बट बेसिकली इनका मतलब क्या है, ही इज, शी इज स्मार्टर देन ही इज, ठीक है। तो ये ही हमारा सब्जेक्ट आ रहा है और फिर इसके बाद ये वर्ब आ रहा है, तो इस वजह से सब्जेक्टिव केस आएगी। इसी तरह अली एंड आमना वुडंट बी सो स्टूपिड एज वी आर। तो अब आप अगर गौर करें, ठीक है, तो एज का इस्तेमाल हुआ है और एज के बाद आप हमारी वी के साथ आर भी आएगा, क्यों, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग वैसे ज्यादा कंप्लीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। अली एंड आमना वुडंट बी सो स्टूपिड एज वी आर, एज के बाद एक अलग हमारा क्लॉज शुरू हो रहा है, तो उस क्लॉज का सब्जेक्ट जो होगा वो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक हो गया। अब अलीना गेव हिम, अब अलीना सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब आगे वाली बात आप गौर करो, मोर केयर देन मी, हिम मोर केयर देन मी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन है, तो दैट्स व्हाई हम देन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे। रूल नंबर 3 अगर आप देखें तो बच्चों, ऑलवेज एड सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आफ्टर एज मच एक्सेट्रा, बिकॉज एट दिस टाइम द प्रोनाउंस एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट। बिल्कुल ये बात मैंने आपको किसी हद तक पिछले रूल में भी बता दी है कि आप लोगों को एज या एज मच गिवन हो, ठीक है, तो आप लोगों ने उसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है। क्यों, क्योंकि वो हमारा प्रेडिकेट होता है और प्रेडिकेट का सब्जेक्ट हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लेते हैं। जैसे देखिए, माई ब्रदर इज एज मच चबी एज आई, मैंने यहाँ पे माइन नहीं पुट किया, ना ही मी पुट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि माई ब्रदर इज एज मच चबी और फैटी एज आई एम। क्यों, क्योंकि ये जो एज आई एम है ये मेरा आगे प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट के साथ यहाँ पर एज के बाद यहाँ पर अलग से सब्जेक्ट लगेगा, तो वो सब्जेक्टिव केस आएगा। रूल नंबर 4 अब देखें तो व्हेन लेट इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन देन यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस। बच्चों जब लेट को आगे प्रोनाउंस फॉलो करेंगे तो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउंस को यूज करना है। देखें, लेट यू एंड हिम ईट टुगेदर,
ठीक हो गया। इस रूल को अच्छे से आपने जहन में रखना है। थोड़े से ये रूल्स याद करने वाले हैं, बट अगर एग्जांपल्स के साथ आप मुझे गौर से सुन रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो जाएंगे। जब लेट को फॉलो करेगा कोई प्रोनाउन तो वो प्रोनाउंस हमारे ऑब्जेक्टिव केसेस होंगे। इसी तरह रूल नंबर 5 देखें तो व्हेन preposition इज फॉलोड बाय प्रोनाउंस देन वी हैव टू ऐड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस आफ्टर preposition। बच्चों जब preposition आ गया तो उसके बाद आने वाला हर प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे आप एग्जांपल्स देखें, बिसाइड्स एक preposition है तो उसके बाद यहाँ पे ही नहीं बल्कि हिम आएगा, जैसे लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। हॉर्सेस लाइक देम, ठीक है, लाइक यहाँ पे एज अ preposition यूज हुआ है तो इसके बाद जो हमारा आएगा प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। ठीक हो गया। अब आप रूल नंबर 6 देखें तो पोजेसिव प्रोनाउंस यानी माइन, आर्स, इट्स, हिज, हर्स, योर्स, देयर्स में ऑल्सो एक्ट एज। देखें बच्चों, जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होता है ना, वो सब्जेक्ट के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, प्रेडिकेट नाउन के तौर पर भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट्स के तौर पर भी एक्ट कर सकता है सेंटेंस में। अब एग्जांपल्स मैंने साथ साथ ही पुट कर दिए। योर्स इज ओवर देयर, ठीक है। अब पीछे से बात चलती हुई आ रही है कि माई केक इज दिस एंड योर्स इज ओवर देयर, ठीक है। अब यहाँ योर्स आप देख सकते हैं, यहाँ इसके साथ एस लगा है तो इसके आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि योर्स मींस पोजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। प्रेडिकेट प्रोनाउंस क्या है कि दिस कैट इज माइन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रेडिकेट का नाउन जो है एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसको यूज किया गया, ठीक है। दिस कैट इज माइन। अब आप लोग देखें ऑब्जेक्टिव केस में इस तरह यूज होगा, दीज आर योर केक्स, हैंड मी आर्स। तो ये आर्स यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, ये दिस मेरा सब नाउन है ना, और दिस कैट मेरा नाउन है, और इज माइन जो है ये मेरा बेसिकली जिसको हम कहते हैं प्रेडिकेट है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के प्रेडिकेट में आप लोग देख सकते हैं कि ये माइन जो है यहाँ पे ये एज अ प्रेडिकेट नाउन यूज हुआ है, ठीक है। रूल नंबर 7 आप लोग देखें, इन केस ऑफ अपोजिटिव्स चूज द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू नाउन केस, ठीक है। इफ नाउन इज सब्जेक्ट देन यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड इफ ऑब्जेक्टिव देन यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अब गौर से देखें आप लोग बच्चों, अपोजिटिव केसेस का मतलब क्या होता है कि हमारे साथ जो नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आगे गिवन होती है, ठीक है। अब आप लोग देखें, टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, अली एंड आई रिसीव्ड द अवार्ड्स। यहाँ पे पता चल रहा है कि टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो हैं ये मेरा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ जब मैं अपोजिटिव्स यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ तो ये मैं सब्जेक्टिव केस लूंगी अली एंड आई। जबकि सेकंड एग्जांपल में आप देखें, प्रिंसिपल ग्रीटेड टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप गौर करें, प्रिंसिपल सब्जेक्ट, ग्रीटेड वर्ब, आगे टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मेरा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ अपोजिशन ऐड कर रही हूँ तो अली एंड मी, ठीक है। जब अपोजिशन या अपोजिटिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम सब्जेक्ट के साथ ऐड करेंगे तो अपने प्रोनाउन सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जब हमारी जो अपोजिशंस होगी या अपोजिटिव्स होगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, वो ऑब्जेक्ट के बारे में होगी तो हम लोग उसके लिए ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे। अब बच्चों रूल नंबर 8 क्या है कि इन केस ऑफ वर्ड ऑर्डर व्हेन यू स्पीक ऑफ योरसेल्फ एंड अनदर मेंशन द अदर पर्सन फर्स्ट एज अ मैटर ऑफ कर्टेसी। जब आप दो प्रोनाउंस की बात करेंगे, दो लोगों की बात करेंगे, तो ये कर्टेसी का रूल है, ठीक है, कि आप दूसरे बंदे को पहले मेंशन करेंगे और खुद को बाद में मेंशन करेंगे। अब आप एग्जांपल देखें, ही गेव द बुक टू मी एंड यू, तो ये सेंटेंस गलत है। इट शुड बी ही गेव द बुक टू यू एंड मी। ओके, सेम लाइक आई एंड यू शुड प्रिपेयर डिनर, तो आप यहाँ लिखेंगे यू एंड आई शुड प्रिपेयर डिनर। रूल नंबर 9 अगर आप देखें तो इन केस ऑफ स्ट्रेस और एम्फेसिस यूज इंटेंसिव प्रोनाउंस इमीडिएटली आफ्टर वर्ब एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फॉर रेफरेंस टू द सब्जेक्ट अहेड इन द सेंटेंस। बच्चों एक होते हैं इंटेंसिव प्रोनाउंस और एक होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। इंटेंसिव प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट के एम्फेसिस के लिए फौरन सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, ठीक है, या वर्ब के बाद। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को आगे दोबारा यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं इनकी पहचान ऐसे होती है कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस का एक ही होता है, ठीक है। अब अगर हम नीचे एग्जांपल्स देखें, आई बॉट माई सेल्फ एन एक्सपेंसिव ड्रेस, तो ये जो आई बॉट माई सेल्फ यहाँ पर लगा ये इंटेंसिव प्रोनाउन है। जबकि अलीना कुक द यमी डिनर हर सेल्फ, ये हर सेल्फ आपको पता चल रहा है कि ये हमारा अलीना ही को रिप्रेजेंट करे आगे दोबारा सेंटेंस में, ठीक है, रेफरेंस है हमारे सब्जेक्ट का, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
बच्चों यहाँ पे आपको अटेंशन रखनी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। इसको हम स्ट्रेस देने के लिए या सब्जेक्ट का जो रेफरेंस होता है सेंटेंस में आगे देने के लिए यूज करते हैं, बट इसको हम अकेले ना ही सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं और ना ही ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। जैसे देखें, आई वर्कड विद हिमसेल्फ, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे आप ये नहीं यूज कर सकते, ये सेंटेंस ऐसे ठीक होगा, आई वर्कड विद हिम। सेम लाइक आई एंड हिमसेल्फ टुक द चार्ज, तो आप हिमसेल्फ यानी नहीं यूज कर सकते एज अ सब्जेक्ट, आपको रखना होगा आई एंड ही टुक द चार्ज, ठीक है। इस बात को आप लोग जहन में रखिएगा। बाकी यहाँ पर मजीद आई वांटेड टू लेंड योर अटेंशन कि देखें कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे इंजॉय, एब्सेंट, एक्विट, अवेल, रिजाइन, ओवर, रीच, एक्सर्ट, ठीक है। ये हमेशा इनके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, या हम कहते हैं कि इनके बाद ऑब्जेक्ट जो आएगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में आएगा, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट को या फॉलो करेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? एंजॉय, एब्सेंट, एक्विट, अवेल, रिजाइन, ओवररीच, एक्सर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखें, शी डिसाइडेड टू एंजॉय हरसेल्फ, बात समझ रहे हैं आप लोग। इसी तरह एब्सेंट, ही हैड टू एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, देख रहे हैं एब्सेंट के बाद। इसी तरह एक्विट, द डिफेंडेंट वाज रिलीव्ड व्हेन द जरी एक्विटेड हिमसेल्फ। तो आपने इन वर्ड्स को याद कर लेना है, इंजॉय, एब्सेंट, एक्विट, अवेल, रिजाइन, ओवररीच और एक्सर्ट, ठीक है। इसी तरह आप इन सारी एग्जांपल्स को एक नज़र देख लेना, सबके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है। बच्चों आपने कहाँ कहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को अवॉइड करना है, ठीक है। कल मुझे ग्रुप से 3-4 एमसीक्यूज रिसीव हुए थे इस पर, तो मैंने अभी तक उनको आंसर नहीं किया क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। देखें, कुछ ऐसी जगह है जहां पर आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को अवॉइड करना है, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज आल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, ठीक है। जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, उसी पर ऑब्जेक्ट का एक्शन हो रहा होगा। However, there are certain verbs where using a reflexive pronoun doesn't make sense or could lead to confusion. तो इस तरह के कुछ वर्ब्स है कि जहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल बस कंफ्यूजन है और कुछ भी नहीं है और सेंस भी नहीं देता। अब ये वर्ड्स हैं जहां पर आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवॉइड करना है, जैसे बाथ, ब्रेक, मेक, लेंथन, स्टॉप, स्टील, फॉर्म, फीड, क्वालिफाई, गैदर, हाइड, बर्स्ट, रोल, रेस्ट, टर्न, स्पीड, ओपन, मूव एंड कीप, ठीक है। अब आपके इस सब को मैंने ना एग्जाम्पल की फॉर्म में भी लिख दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए बाथ, देखिए बाथ वन सेल्फ कभी भी यूज नहीं करता, ये डबल रिडंडेंसी में आ जाता है कि रेपिटिशन में आ गया। वर्ब बाथ का मतलब ऑलरेडी ये है कि द एक्शन इज बीइंग डन टू वन सेल्फ, कि किसी बंदे ने गुस्ल किया तो उसने गुस्ल एक बंदे ने खुद पर ही किया, ठीक है। तो ये वन सेल्फ ऐड करना गलत है। इसी तरह ब्रेक के बाद वन सेल्फ ऐड करना गलत है। बच्चों यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस ना चार्ट को आप लोग खुद रीड कर लेना, मैंने आसान अल्फाज में ऐड किया, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। बस कीप दिस लिस्ट इन योर माइंड कि इन वर्ड्स के बाद आप लोगों ने रिफ्लेक्सिव का यूज़ नहीं करना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ नहीं करना, ठीक है, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। तो आप सारा देख लेना। फीड का मतलब खाना होता है, तो अब ये नहीं कह सकते कि खुद खाना, ठीक है। खाना मतलब समझ आ रही है कि वन सेल्फ ही एक बंदा खुद ही ये एक्शन कर रहा है, ठीक है। आपने ये सारे देख लेने हैं अच्छे से। अब आपको मोर क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर ये चीज़, यही दो और वर्ड्स है कि मूव और कीप के साथ भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करेंगे। रूल नंबर 10 क्या है? हु, अ सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हु क्या है? एक सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है। इट्स प्रेडिकेटेड प्रोनाउन इज हु एवर, ठीक है। जब हु को हम यूज़ करेंगे तो सब्जेक्टिव के तौर पर ये यूज़ होगा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और इसका जब हम आगे ही प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट की बात को ही आगे लेकर चलेंगे और एज अ प्रेडिकेट यूज़ करेंगे तो फिर हु एवर यूज़ करेंगे। और whom हमारा ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका प्रेडिकेट प्रोनाउन whom एवर होगा। अब आपको मैं सेंटेंस में एग्जांपल से बताती हूँ। अ गर्ल सब्जेक्ट है, अब मैं इसको आगे रिलेटिव इसका प्रोनाउन ऐड करने लगी हूँ, तो गर्ल सब्जेक्ट है, इसके लिए मैं who ऐड करूँगी। हया खान इज द कैंडिडेट, ठीक है। अब मुझे यहाँ से पता चल गया कि हया खान सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, द कैंडिडेट ऑब्जेक्ट है। अब मुझे पता चल गया कि ऑब्जेक्ट की आगे रिलेशन या ऑब्जेक्ट की आगे रिलेटिव क्लॉज पुट करने के लिए मैं उसका स्टार्ट रिलेटिव प्रोनाउन whom से लूंगी, ठीक हो गया।
रूल नंबर 11 देखें तो डेट जो है रिलेटिव प्रोनाउन, उसको यूज किया जाता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज विच प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमें जब एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन दी जाती है, ठीक है, तो रिलेटिव क्लॉज वहां पर अगर हमने यूज करना है, हम वहां पर डेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि द क्लॉजेस कैन नॉट बी ओमिटेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि अगर हम उस इंफॉर्मेशन को ओमिट करेंगे ना, छोड़ेंगे सेंटेंस के अंदर से, तो हमारा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। उसके बगैर हमें सेंटेंस का मीनिंग सही नहीं मिलेगा उस रिलेटिव क्लॉजेस के। इस वजह से उनको एसेंशियल इंफॉर्मेशन कहा गया। जैसे द बुक, अब देखें, डेट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी was really interesting। अगर मैं कहूँ the book was really interesting तो इसका मतलब कुछ और है, और the book that I borrowed from the library was really interesting इसका मतलब कुछ और है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि that I borrowed from the library एक essential information है, तो essential information के ऐड करने से पहले हम that लगाते हैं। In this case, the information in the relative clause is necessary to identify which book is being referred to, so that's why removing the clause will make the sentence unclear। रूल नंबर 12 देखें, विच। देखिए, विच इज यूज्ड इन नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। अब नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस का क्या मतलब है कि विच प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन दे रेफर टू, वो भी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ही दे रहा है, बट दीज क्लॉजेस आर सेट ऑफ बाय कोमास। ठीक है, और ये क्लॉजेस हम कोमास के अंदर पुट करते हैं, और इनको ओमिट करने से हमारा जो कोर मीनिंग होता है, जो मतलब जो जड़ जड़ होती है मीनिंग की, या सेंटेंस की जो जड़ होती है, रूट होता है मतलब का, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखो, द कार विच इज पार्क्ड इन द गैरेज नीड्स एन ऑयल एक्सचेंज। ठीक है, अब यहाँ से द कार नीड्स एन ऑयल एक्सचेंज। ठीक है, तो अब अगर ये इन्फॉर्मेशन हम ऐड करें या ना करें, विच इज पार्क्ड इन द गैरेज, तो ये सेंटेंस हमारा एज सच मीनिंग चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि एक कार को ऑयल चेंज की ज़रूरत है। अब वो कार जो गैरेज में खड़ी है उसको ऑयल चेंज की ज़रूरत है। तो दोनों ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको रिमूव करने से एज सच कोर मीनिंग सेंटेंस का चेंज नहीं हो रहा है। इस वजह से ये हमारा नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, और इसको यूज करने के लिए हम विच का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ 5 रेफरेंसेस होती हैं या प्रियोरिटीज हैं, जहां पर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को डैट का यूज करना है, विच और हु का यूज नहीं करना। इसमें पहली क्या है कि आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्रीज, जब आप लोग सुपरलेटिव डिग्रीज को यूज करते हैं, ठीक है, जैसे दिस इज द बेस्ट, फिर आप यहाँ पर डैट लगाओगे, विच या हु नहीं लगाओगे। ठीक है, इसी तरह आफ्टर द वर्ड्स ऑल, सम, नथिंग और ओनली, ये कुछ वर्ड्स हैं कि इनके बाद आपको डैट ही फॉलो करना है। ठीक है, जैसे ओनली डैट मैटर्स इज एसेंशियल वन। इस तरह आफ्टर इंट्रोगेटिव या इंक्वायरिंग प्रोनाउन, यानी आप देखो, हु आर यू डैट इंडल्जिंग यू इन माई मैटर्स, तो यहाँ पे हु आर यू इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी इंट्रोगेटिव या इंक्वायरिंग एक चीज चल रही है, तो उसके बाद हम लोग डेट लगाएंगे। इसी तरह आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स, वन इज डिनोटिंग पर्सन एंड अदर एनिमल और थिंग, जब दो एंटीसीडेंट्स होंगे, मतलब दो एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट्स लगे हों या ऑब्जेक्ट्स लगे हों, जब वो दो में से एक हमारा पर्सन होगा और एक थिंग होगा, एक एनिमल होगा या एक पर्सन होगा, यानी दो डिफरेंट पर्सन होंगे, तो उसके बाद भी हम लोग डेट को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा जी। यहाँ पर हम अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। बाकी का जो पोर्शन है वो मैं अगली वीडियो में कवर करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, डू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।